नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण संविधान को इस प्रकार बनाया है, इस गहरी सोच से बनाया है कि एक एक शब्द की व्याख्या पर जब हम जाते हैं तो हकीकत में हमें ताज्जुब होता है कि वो कितने महान थे, कितने ज्ञानी थे। एक एक शब्द में इस प्रकार से व्याख्या छिपी हुई है कि संपूर्ण संविधान को गहराई से समझा जा सकता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से रखा गया, इस प्रकार से रखा गया कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारे प्रजातंत्र का किसी भी प्रकार से हनन ना हो पाए, उसका कत्ल ना हो पाए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीन स्तंभों की तो बात भारतीय संविधान में हम लोग करते रहे हैं, परंतु वक्त के साथ साथ हकीकत में किसी भवन की स्तंभों की बात की जाए तो चार स्तंभ ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वर्तमान में मीडिया जो है उसका अपना एक रोल है, वह एक मजबूत एक चौथे स्तंभ के रूप में हम देख सकते हैं उसको। हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों को बहुत ही स्वतंत्र रूप से बांटा है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी दूसरे के कार्य में ना हो पाए। इसी के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है पूर्णतः स्वतंत्र रूप से स्थापित की गई भारतीय संविधान में, कि किसी प्रकार का दबाव ना हो, प्रेशर ना हो हमारी न्यायपालिका पे। क्योंकि हम कहते हैं, आम शब्दों में सुना होगा जीवन में कि कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा, अब तो हम कोर्ट में ही निपट लेंगे, हम कोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अंतिम विश्वास हमारा किस पर टिका हुआ है? अंतिम विश्वास हमारा न्यायपालिका पे टिका है। हम मानते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसी कारण न्यायपालिका की जो रूपरेखा है जिसकी हम चर्चा करेंगे, आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप होना, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप होना इस रूप में नहीं है। हम कहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो हमारे मूल अधिकारों का प्रहरी है, बचाता है हमको जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है किसी भी रूप में। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को है, तथा आर्टिकल अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास है। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक तो है ही है, इसके साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका भारतीय संविधान का संरक्षक भी है, गार्जियन है। किसी भी तरह कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि बहुमत की सरकार हो, पूर्णतः बहुमत उस सरकार के पास हो और सरकार दोनों ही सदनों में, संसद में कोई ऐसा बिल पास कर देती है जो लगता है उसने
हमारे संविधान का अतिक्रमण किया है, तो हमारी न्यायपालिका के पास शक्ति है कि उस बहुमत से पास बिल को एक सिरे से खारिज कर दे। महत्वपूर्ण शक्ति। यदि लगता है किसी राजनीतिक दल को कि वो बहुमत में आने के पश्चात संविधान से छेड़छाड़ कर देगा, या फिर प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, जो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, उस सोच से परे जाके कोई ऐसे नियम कानून को पारित कर देगा, तो ये संभव नहीं है, हो नहीं पाएगा। इसी क्रम में प्रारंभ में मैं कुछ उन तथ्यों की बात करूंगा जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यूपी SSSC का एग्ज़ाम हुआ, पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, दरोगा का एग्ज़ाम है और भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम। परंतु इसके साथ ही इसका जो दूसरा पार्ट होगा, हम विधिवत जो चर्चा करेंगे वो सिविल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, IAS के एग्ज़ाम में, PCS के एग्ज़ाम में, इवन RO ARO का एग्ज़ाम भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ गहराई में जाकर प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। अब हम बात को प्रारंभ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। आप सभी साथियों, बच्चों, एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं देता हूँ कि विगत लगभग 20 वर्षों से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। तो कोई भी कार्य जब आप प्रारंभ करते हैं तो लाजमी है कि वो एक्सपीरियंस या अनुभव कम होता है, परंतु कार्य को लगातार करते रहने से हम एक मजबूत नींव बन जाती है, अभ्यास करते करते हमारे अनुभव की। तो हमारे अनुभव को प्रयोग करते हुए और आपकी कठिन मेहनत हम दोनों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, क्योंकि अब और इस उम्र के पड़ाव में हम आपकी जीत में अपने आप को जीतता हुआ देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम। अब यदि इसकी स्थापना की हम बात करें तो जब हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ था, हिंदुस्तान का संविधान बना और लागू हुआ, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और उसके 2 दिन पश्चात ही 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है दिल्ली में। अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाएंगे, अगर इतिहास को देखते हैं, तो 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत कोर्ट की एक स्थापना की चर्चा, और 1937 की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना करी अंग्रेजों के टाइम, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गोवायर थे। ये फेडरल कोर्ट जो था वो महारानी अर्थात जो कब्जा हम पर जिन अंग्रेजों का था, ब्रिटेन, उसके अंडर में था, स्वतंत्र नहीं था। परंतु 1937 से लेकर 1950 तक यही फेडरल कोर्ट जो था वो एक सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य कर रहा था। और हिंदुस्तान की आज़ादी के पश्चात जब 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हरिलाल जे कानिया बने थे। अब
हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1, 2, 3 इस तरह से हम चर्चा करते रहे हैं। जैसे भाग 2 में नागरिकता की बात होती है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब हम संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के तहत जो पूरी चर्चा करते हैं, वहीं पर हम कहेंगे कि भाग 5 के अनुच्छेद आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगी, क्या उनका टर्म रहेगा, कौन उन्हें शपथ दिलाएगा, किस प्रकार पद से उनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रारंभ होगी, क्या क्षेत्राधिकार हैं हाई कोर्ट के, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, रिट का क्षेत्राधिकार है, अपील का क्षेत्राधिकार है, परामर्श का कुछ और क्षेत्राधिकार है। इस तरह से आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर हम कहें कि अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना व गठन की बात जो करी गई है वो आर्टिकल 124 में कही गई है। यहां पर एक बात और मैं इस ग्राफ या ये चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है भारत की, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अर्थात एक शंकु के रूप में, कोण के रूप में है, इंटीग्रेटेड, जिसके सर्वोच्च बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट है और उसी के अंदर फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं और रूट स्तर पर ग्राम पंचायतें आती हैं। अर्थात इंटीग्रेटेड व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएंगे, ये उनका लोअर कोर्ट है। अपील इसी तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक की जा सकती है। ये व्यवस्था को हम कहते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे कि जब 1950 में स्थापना होती है, तब आप समझ सकते हैं कि देश की जनसंख्या भी कम थी, राज्य भी कम थे। सुप्रीम कोर्ट तो देश का एक होता है, जबकि हाई कोर्ट तो राज्यों में स्थापित होते हैं। अर्थात प्रारंभ में, स्थापना के समय कितने जज थे, तो हम कहेंगे जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था जजेस का, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ जजेस का जो था उस समय वो 7+1 था। याद रखेंगे मित्रों, हम +1 बोलेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश, प्यूनीज जिसे कहा जाता था एक समय। फिलहाल वो शब्द आज प्रयोग नहीं होता। प्यूनीज मीन्स के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश, सॉरी अतिरिक्त मीन्स अन्य, उनके साथ अन्य न्यायाधीश, 7+1। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही, कार्यभार बढ़ता रहा, तब 1956 में संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया कि आवश्यकता पड़े तो अन्य जजों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा और अन्य जजेस को बढ़ाया जाएगा। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि वर्तमान में कुल कितने जज हैं, तो 33+1 33+1 34 टोटल जजेस हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के। देख सकते हैं बच्चों, 31 जुलाई 2019 को
3 जजेस बढ़ाए गए। लास्ट बात मैं कर रहा हूँ, इस तरह से जजेस बढ़ते रहे, 7, 10 हुए, और फिर उसके बाद 10 हुए, देन 13 हुए, 17 हुए, 25 हुए, और जो 30 थे वो 2009 तक जो थे वो 30, और उसके बाद फिर 3 जो बढ़े जाकर 2019 में, और 30 + 3 33, और एक मुख्य न्यायाधीश, अर्थात टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 34। तो 34 जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो जजेस की संख्या है। अब और कुछ फैक्ट जो सीधे सीधे जजों से सुप्रीम कोर्ट के संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश को हम बोलेंगे बच्चों CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेवर, पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक ही पद है, वो भारत का है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI की बात करें। अब छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, जो मैं पहले भाग में जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, और दूसरे भाग में जो चर्चा होगी मैं बता चुका हूँ किस तरह से हमको इस लेक्चर को लेके आगे चलना है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, वह मुख्य न्यायाधीश जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उनका टर्म, टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, 65 ईयर्स। याद रखेंगे 65 वर्ष की उम्र। ऐसा कुछ नहीं है कि 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, 5 साल या 65 वर्ष की उम्र। वो जब भी नियुक्त होंगे, कब तक अपने पद पर रहेंगे, जब तक 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। अब जब भी नियुक्त हों, 10 दिन पहले नियुक्त हों तो 10 दिन पद पे रहेंगे, और 10 साल पहले नियुक्त हों तो 10 साल पद पे रहेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें, भारत के वह कौन से मुख्य न्यायाधीश CJI थे जो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो हम कहेंगे YV चंद्रचूड़। और अगर क्वेश्चन पूछता है वह मुख्य न्यायाधीश भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे कम समय तक रहे हैं, KN सिंह, मात्र 17 दिन। इसी क्रम में अगर अगला फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ लेता है, प्रथम वह CJI जो दलित थे, तब हम कहेंगे KG बालकृष्णन। क्वेश्चन आता है, आज तक बच्चों याद रखेंगे CJI कोई महिला नहीं बनी है। भारत की मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, परंतु अन्य न्यायाधीशों में महिला बनी है, और वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, उनका नाम है फातिमा बीबी। इसके साथ ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जो अधिकतर एग्जाम में मैं देखता रहा हूँ, मैं उस समय से देख रहा हूँ जब मैं स्वयं एग्जाम देता था, फिर टीचर बनने के बाद बच्चों ने जब एग्जाम दिया तो उसमें भी मैंने उस फैक्ट को बहुत बार देखा। इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि राष्ट्रपति जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है, मतलब अचानक बीमार हो गया, कोई दिक्कत है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। परंतु इत्तेफाक से कुछ ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति के सामने भी कोई समस्या आ जाती, कोई स्वास्थ्य की समस्या या कोई घरेलू समस्या, कुछ भी ऐसा, तो एक ही समय पे ना राष्ट्रपति पद पर है ना उस समय उपराष्ट्रपति पद पर है। तब हमारे भारतीय संविधान ने यह व्यवस्था कर रखी है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और जब वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तब उसे सारी वो सुविधाएं और वेतन वही मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। ऐसा एक बार हुआ है भारतीय इतिहास में,
भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, और एम हिदायतुल्लाह वह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया है। जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उस समय की कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी कि एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति पद का निर्वहन करना पड़ा था। इसी तरह से बच्चों, एक और महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम में आता रहता है, जनहित याचिका के जन्मदाता, PIL। इसकी हम विधिवत चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंस में भी पूछा जाता रहा है, सिविल में, और हर एग्जाम में आता है, दरोगा में तो आता ही है। ये PIL एक पोस्ट कार्ड पे भी अगर आप जनहित से संबंधित कोई समस्या है, वो आपसे जुड़ी हो या समाज से जुड़ी हो, परंतु जो सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी समस्या है, तो आप सीधे एक पोस्ट कार्ड पे भी डाल के अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। इनका जन्मदाता कहा गया है PN भगवती को। अब हम महाभियोग की अगर हम बात करेंगे, महाभियोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि किस तरह से पद से हटाने की प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट कहते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया। मैंने कहा कि न्यायपालिका इस प्रकार से इंडिपेंडेंट है कि कोई प्रेशर नहीं, ऐसा दबाव नहीं, कोई उसे पद से यूं ही हटा देगा, और ना ही पद से हटाने की कोई ऐसी साधारण भी प्रक्रिया नहीं है कि हम किसी प्रकार से कार्यपालिका के दबाव में कार्य करें। इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। फिलहाल सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि न्यायाधीश, पहला न्यायाधीश वह कौन थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई? तब V रामास्वामी ये वह प्रथम न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, और वह पहले CJI मुख्य न्यायाधीश, यहाँ मैंने न्यायाधीश की बात करी, अब मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, दीपक मिश्रा। इन दो नामों को आप याद रखेंगे, परंतु इसके साथ साथ इस बात को भी अच्छे से आप याद रखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से आज तक हटाया नहीं गया। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और न्यायाधीश ने स्वयं ही बीच में इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते हुए ये बात खत्म हो गई। अच्छा रहा ना, समझदारी हमने इस्तीफा दे दिया, वरना आज इतिहास में हम इस तरह से नाम हो जाता, एक कलंक लग जाता, और हम पढ़ा रहे होते वे फला न्यायाधीश जिनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया। पद से हटाया नहीं गया, प्रक्रिया लगी, काम चर्चा चालू हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पहले, और पहले न्यायाधीश की अगर बात आएगी तो V रामास्वामी। अब बच्चों अगर हम आगे देखें कि पहली महिला बैरिस्टर, पहली वकील कौन थी महिला, तो पारसी समाज से जुड़ी हुआ एक नाम आता है कार्नेलिया सोराबजी। कार्नेलिया सोराबजी प्रथम महिला बैरिस्टर, पहली महिला वकील थी। और अभी जो मैं लेक्चर हम ले रहे हैं तो 2021 ये जून का टाइम चल रहा है, और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 24 अप्रैल 2021 को जिन्होंने पद ग्रहण किया है, 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन, जिन्होंने स्थान लिया था बोबड़े जी का, अर्थात बोबड़े जी के स्थान पर NV रमन वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार साथियों, हमने आज
सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट पर बात की है। इसे आप अपने ध्यान में रखेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके काम आएगी। अब हम जो दूसरा वीडियो जो रहेगा वो हम इससे आगे बनाएंगे कि वह कौन सी योग्यताएं हैं, किन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, कब तक अपने पद पर रहते हैं, कैसे इनको हटाया जाता है, और इसके साथ ही क्या फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्षेत्राधिकार है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ देखेंगे हम कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य कैसा और किस प्रकार का अंतर है, क्योंकि जब हम सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ लेंगे तो हाई कोर्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ सेम है और कुछ अगर अलग है तो उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। यदि लाइव क्लासेस के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो इस कोरोना महामारी ने हम जैसे वह टीचर जो विगत अनेक वर्षों से ऑफलाइन में ही अपने आप को सहज महसूस करते थे, परंतु हमारे उस एक अनुभव जो एक बड़ा रूप धारण कर चुका है उसे हम ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस महामारी ने एक नए पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। और हम चाहेंगे कि जैसे आदर और प्रेम हमें ऑफलाइन में मिला है वैसा ही अगर हमें ऑनलाइन में भी मिलता रहा तो ज़रूर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।